आधी रात का समय है। कमरे में सन्नाटा है। केवल दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। अचानक रोहन के फोन की स्क्रीन अंधेरे में चमक उठी। एक नंबर स्क्रीन पर तैर रहा है जिसके बारे में शहर में दबी जुबान से चेतावनी दी जाती है। यह नंबर सिर्फ मरने के बाद कॉल करता है। रोहन ने बिस्तर से उठकर फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कॉल रिसीव की और फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक भारी ठंडी चुप्पी थी। फिर एक आवाज आई। वह आवाज बिल्कुल रोहन की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता और ठहराव था। आवाज ने कहा, तू 3 मिनट में मरने वाला है। रोहन के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। उसके सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन है तू? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं तू हूं। 3 मिनट बाद का। रोहन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। रोहन ने एक गहरी सांस ली और जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। उसने फोन की ओर देखते हुए कहा, यह कोई घटिया मजाक है ना? उसने कमरे में चारों ओर देखा, जैसे वह किसी छिपे हुए दोस्त को ढूंढ रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई हंसी नहीं आई। आवाज ने बस इतना कहा, खिड़की के पास मत जाना। रोहन के पैर अपने आप खिड़की की दिशा में मुड़ गए। वह खिड़की के पास रखे पर्दे को हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक तेज आवाज के साथ खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। एक भारी पत्थर हवा को चीरता हुआ उसके सिर के बिल्कुल पास से गुजरा और दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गया। कांच के टुकड़े रोहन के पैरों के पास बिखर गए। वह पत्थर की ओर देखता रहा। उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए अपने हाथ को दीवार पर टिकाया ताकि वह गिर न जाए। उसे अब समझ आ गया था कि फोन पर मौजूद आवाज कोई मजाक नहीं कर रही थी। रोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने फोन को कान से और जोर से सटा लिया। उसे एहसास हो गया कि उसकी जान अब सचमुच खतरे में है। रोहन की हथेलियां पसीने से पूरी तरह तर हो चुकी थीं। फोन की प्लास्टिक बॉडी उसके हाथ में फिसल रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू तू आखिर चाहता क्या है? दूसरी तरफ से आवाज ने निर्देश दिया, फोन मत काटना। रोहन के गले में एक गांठ बन गई। उसने डरते हुए पूछा, क्यों? मैं फोन क्यों नहीं काट सकता? आवाज अब और अधिक ठंडी और निर्जीव हो चुकी थी। उसने जवाब दिया, क्योंकि जैसे ही तू कॉल काटेगा मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। रोहन की सांसें तेज हो गईं। वह कमरे के अंधेरे कोनों को घूरने लगा। उसे लगा जैसे कमरे की हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। उसने अपने दूसरे हाथ से दीवार को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वह कांपते हुए गिर न पड़े। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। वह फोन को कान से चिपकाए हुए था, जैसे वह तार ही उसकी एकमात्र जीवन रेखा हो। उसे महसूस हुआ कि कमरे की हर परछाई हिल रही है। उसका पूरा शरीर तनाव से अकक गया था। वह न तो हिल सकता था और न ही फोन को कान से हटा सकता था। डर अब उसकी रगों में दौड़ रहा था। रोहन की उंगलियां सुन्न हो गईं। फोन का वजन संभालना अब उसके बस में नहीं था। एक झटके के साथ फोन उसके हाथ से छूटा और फर्श पर गिर गया। स्क्रीन की नीली रोशनी फर्श पर टकराते ही बुझ गई। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। तभी उसके पीछे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके ठीक पीछे से उसकी अपनी आवाज आई, अब तू मैं है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। फर्श पर उसका अपना शरीर बेजान पड़ा था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। वह अपनी ही लाश को देख रहा था। रोहन ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा को चीरता हुआ लाश के आर
पार निकल गया। उसने दीवार पर टिकने के लिए हाथ रखा तो हथेली दीवार के दूसरी तरफ चली गई। वह चिल्लाने के लिए मुंह खोला पर गले से कोई आवाज बाहर नहीं आई। वह अब एक अदृश्य साया बन चुका था। वह फर्श पर अपनी ही लाश के पास बैठ गया और अपना सिर घुटनों के बीच दबा लिया। कमरे की बत्तियां तेजी से झपच पाने लगी। रोहन ने अपने हाथों की ओर देखा, वे धुएं की तरह बिखर रहे थे। उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा था। तभी फर्श पर पड़े उस फोन में फिर से कंपन हुआ। वही नंबर स्क्रीन पर चमकने लगा। रोहन ने फोन की ओर हाथ बढ़ाया। उसने समझ लिया कि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक अनंत चक्र की शुरुआत है। वह अब इस कमरे का अस्थायी हिस्सा था। उसे अब किसी और को वही चेतावनी देनी थी जो उसे मिली थी। उसने फोन उठाया। उसकी उंगलियां अब ठोस नहीं थीं। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। वह अब उस फोन का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी रूह की आखिरी पुकार किसी और तक पहुंचा सके। अब तक अंधेरा बढ़ता गया और रोहन की परछाई कमरे की दीवारों में विलीन हो गई।